नॉन स्टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। जेएमएच न्यूज चैनल उन खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है जो हमारे व्यापारी, किसान, संविदा मानदेय कर्मचारी, आशा आंगनबाड़ी कर्मी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, श्रमिक भाइयों और योगी सरकार के ऐलान से जुड़ी हुई है। अगर आप भी इन वर्ग में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ ही फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली गुड न्यूज से। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे लोगों को नए साल का गिफ्ट दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम और अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाला अनाज अब अगले 1 साल तक लोगों को फ्री में मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब खाद्य सुरक्षा स्कीम और पीएम गरीब कल्याण योजना को एक करने पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें, इसी महीने पीएम गरीब कल्याण योजना की अवधि खत्म हो रही थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत फिलहाल लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है। इसमें 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपए प्रति किलो की दर से चना या फिर अन्य कोई मोटा अनाज दिया जाता है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसी कीमत पर प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलता है। आपको बता दें, कैबिनेट के इस ताजा फैसले के बाद लाभार्थियों को ये अनाज मुफ्त में मिलेगा। फिलहाल मुफ्त अनाज देने की ये योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी। यानी कि 1 साल के लिए इसको यानी कि बढ़ा दिया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार का करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी होगा। इसको लेकर कल कैबिनेट में बड़ा ऐलान हुआ है। अब बात कर लेते हैं, पूरे देश में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर चल रही है। यूपी में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस को क्रिसमस पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ धर्मांतरण पर भी सख्त हिदायत दी है। सीएम ने कहा है कि सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद बनाते हुए शांतिपूर्ण माहौल में क्रिसमस मनाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि क्रिसमस पर कहीं भी धर्मांतरण की घटनाएं ना होने पाए। इसके साथ ही सीएम ने धार्मिक स्थलों पर दोबारा लाउड स्पीकर हटाए गए थे उनको ना लगाए जाने की हिदायत भी दी है। अब बात कर लेते हैं, अगली खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है जो कोरोना से जुड़ी हुई है। लगातार इसको लेकर बैठकें हो रही हैं। बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, कानून व्यवस्था, कोविड-19, कोहरा, शीतलहर और विकास कार्यों पर समीक्षा की बैठक की। और इसी के साथ ही बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डीजीपी टीएस चौहान और राज्य मंत्री मौजूद रहे। इसी के साथ ही तमाम अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक ने बताया है कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। बैठक में सरकार की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई है, जिस दौरान सीएम योगी ने सभी जनपदों के कलेक्टर, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं कोविड को लेकर अन्य देशों से सूचनाएं आ रही हैं उसे लेकर भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। सीएम योगी ने कहा है कि हमारे जो पुराने आईसीयू है, ऑक्सीजन प्लांट हैं, उन्हें हर स्थिति में चालू रखा जाएगा। और लखनऊ के जिलाधिकारी ने बताया कि सीएम योगी ने दवाओं और इसी के साथ ही बेड के बारे में बातचीत की है और क्रिसमस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। और इसी के साथ ही स्थानीय चर्च के आसपास सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा लोगों से अपील की गई कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाएं तो मास्क लगा कर ही जाएं। एक बार फिर से मास्क की पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सामुदायिक शौचालय के भीतर अगल बगल ही 2 टॉयलेट सीट लगाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये टॉयलेट सीट हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें, बस्ती जनपद के गौराधुंदा गांव में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव नीरज और मौजूदा सचिव पूनम श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ ने जेई लघु सिंचाई के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। तो इस तरीके का लापरवाही पर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके फोटो शेयर की है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में। आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों का बिगुल फूट चुका है। राजस्थान के जयपुर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज एक साथ उठाई गई है। इसी के साथ ही रैली शहीद स्मारक से शुरू होकर सिविल लाइन फाटक पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मजदूर से भी कम सैलरी का भुगतान राजस्थान की सरकार कर रही, जबकि अन्य कई प्रदेशों में सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन राजस्थान की सरकार सैलरी नहीं बढ़ाई रही। इसी को लेकर मांग की गई है। अब बात कर लेते हैं, यूपी के गोंडा में जिला महिला अस्पताल में सीएमएस समेत 11 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर अब प्रशासन भी कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम के ट्वीट के बाद एसीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बिना काम
के बिना यूनिफॉर्म के अस्पताल परिसर में आशा कर्मी जो है घूमती हुई पाई गई थी। पूछताछ के दौरान 12 आशा बहुओं द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, जिस पर जो है एसीएमओ के निर्देश पर 14 आशा बहुओं को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। अस्पताल में दलालों के प्रवेश को रोकने के लिए सीएमओ ने अस्पताल कर्मचारियों को ड्रेस कोड में आने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद भी आशा बहुओं द्वारा लगातार आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। अब बात कर लेते हैं, अगली खबर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि ई-केवाईसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीएम किसान योजना में किसानों को ई-केवाईसी और पेंशनर्सों को बायोमेट्रिक सत्यापन जो 31 दिसंबर तक करवा लेना चाहिए। ई-केवाईसी के अभाव में किसानों को वर्ष में 2-2 हजार रुपए की मिलने वाली 3 किस्तें जो है उनको नहीं मिलेगी अगर ई-केवाईसी नहीं कराई। लाभार्थी किसानों को अपने बैंक से संपर्क कर खाता संख्या को आधार से लिंक, डीबीटी इनेबल एवं एनपीसीआई सीडिंग करवाना आवश्यक है। केंद्र सरकार का लाभ केवल आधार आधारित जो है पेमेंट मोड में किया जाएगा। किसान 2 तरीके से जो है पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आपको बता दें यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, या फिर आप स्थानीय स्तर पर जो है सीएससी केंद्र पर भी जाकर यह प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, दरअसल आपको बता दें पंजाब और हरियाणा राज्यों से पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। दिल्ली का प्रदूषण हालांकि कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दिसंबर में प्रदूषण का स्तर जो है 20 की तुलना में काफी बेहतर रहा है, लेकिन अभी भी कई शहरों में गुणवत्ता बहुत ही जो खराब श्रेणी में है। आपको बता दें पिछले महीने में वायु गुणवत्ता सूचकांक में खराब और गंभीर श्रेणियों के बीच उतार चढ़ाव आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में दिल्ली के प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत ज्यादा खराब और फिर खतरनाक श्रेणी में चली गई। हालांकि पूर्वी यूपी के शहरों की हवा में सुधार जरूर देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। तो भाई प्रवेश पत्र जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किए कर सकते हैं। प्रवेश पत्र को जो है आपको बता दें बुधवार की रात ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे अपने प्रवेश पत्र को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने आधिकारिक वेबसाइट पर जो है यूपीपीएससी एमओ एडमिट कार्ड 2022 जारी कर दिया है। अब एक दुखद खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें रेलवे से सफर करने जा रहे हैं तो एक बार पहले अपना शेड्यूल चेक कर ले। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए काफी जो है जरूरी खबर है। दरअसल रेलवे धुंध, सर्दी, मरम्मत या फिर अन्य कारणों के चलते कई ट्रेनों को कैंसिल, रिशेड्यूल या डाइवर्ट करता है। इसी क्रम में रेलवे ने आज यानी कि 24 दिसंबर 2022 को 241 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। बता दें कि इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें सम्मिलित है। हालांकि जिन लोगों ने इन ट्रेनों के लिए टिकट लिया था उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे का कहना है कि पूरे रुपए उनको वापस कर दिए जाएंगे अगर उनकी ट्रेन कैंसिल होती है तब की स्थिति में। रेलवे ने 27 ट्रेनों को रिशेड्यूल करने का फैसला किया है। रेलवे ने 30 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट करने का भी फैसला किया है। खैर अब बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश से एक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के जनपद दमोह स्थानीय होमगार्ड मैदान में आज से श्री राम कथा का आयोजन शुरू होने जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस कथा का वाचन करने वाले हैं। इस धार्मिक आयोजन में निश्चित तौर पर लाखों की भीड़ रहेगी और इसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता पूनम पंडित की। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज के जो है साथ एक फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। यह फोटो जो है आपको बता दें काफी वायरल हो रही है। दरअसल पूनम पंडित जो है बागेश्वर धाम महाराज के पैरों के पास बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही जो है फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिस पर जो है पूनम पंडित की प्रतिक्रिया आती है। उन्होंने कहा है कि हर आदमी की अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उसकी धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती है। पूनम ने कहा है कि वह बागेश्वर धाम में श्रद्धा रखती है और कोई भी व्यक्ति गुरु के जरिए ही धर्म से जुड़ सकता है। तो तस्वीर को लेकर इन्होंने प्रतिक्रिया दी और लगातार बने रहिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए। फेसबुक पेज को इसी के साथ ही चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी प्रतिक्रिया या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। नमस्कार।